नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषनीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज बिहार। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था लीगल रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल। अब अपन देखेंगे कि लास्ट अपन ने देखा था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अब अपन देखेंगे प्रपोजल में भी कम्युनिकेट बाय एनी अदर मीडिया, कि जो प्रपोजल है वो किसी भी मीडिया के द्वारा उसका कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब इसमें है कि कोई भी, चाहे वो किसी भी भाषा से में लिखा गया हो, रिटन हो, मौखिक हो, किसी के बिहेवियर से मालूम पड़े, या किसी भी एडवर्टाइजमेंट के रूप में हो, चाहे वो टीवी या किसी भी रूप में हो, किसी भी न्यूज़पेपर में हो सकता है, मैगजीन में हो सकता है, किसी भी रूप में, इवन उसको जो पशु पक्षियों के द्वारा जो मैसेज दिए जाता है या प्रपोजल भेजा जाता है उसको भी इसमें मान्यता दी गई है। तो अपन देखेंगे कि उसमें भी जब उसको मान्यता दी गई है तो उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। वो किसी भी फॉर्म में उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर अपन देखेंगे कि प्रपोजल बिल्कुल वैध तरीके से जिस पक्षकार के सामने पहुंचना चाहिए उसी पक्षकार के पास पहुंचना चाहिए, और वो कोई भी माध्यम हो परंतु वो माध्यम वैध माना जाएगा। क्योंकि कोई भी तरीका, अपन ने इसमें देखा है कि कोई भी जो माध्यम है उसको वैलिड माना गया है तो वो बस उसके पास में पहुंच जाना चाहिए। अब इसके साथ में अपन देखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन आल्सो कम्युनिकेट विथ प्रपोजल। अब है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रपोजल जो दिया जाता है उसके साथ में कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं कि उन शर्तों को भी यदि पूरा किया जाएगा तो भी वो पूरा होएगा, अन्यथा नहीं होएगा तो वो अनुबंध नहीं माना जाएगा। अब सपोज करिए कि किसी ने प्रस्ताव तो पढ़ लिया जो एक्सेप्टर है, परंतु उसने प्रस्ताव की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी है, और यदि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को वो नहीं मानता है और वो केवल प्रस्ताव के ऊपर अपने एक्सेप्टेंस दे देता है, तो ये माना जाएगा कि उसने भले प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी है, परंतु फिर भी माना जाएगा कि उसने उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। अब पढ़ा हुआ कैसे माना जाएगा? देखिए कि कई बार होता है कि कोई भी जो प्रपोजल है, जैसे कोई भी पेपर है, ये प्रपोजल है, तो ये प्रपोजल है और इसके साथ में कुछ जैसे एरो का निशान बना हुआ है, ये प्लीज टाइट द पेपर, और या फिर कि कृपया प्रेस को लटिए, या इस तरह का कोई भी मार्क आगे बना हुआ है प्रपोजल के पेज पर, तो इसका मतलब हो गया कि वो प्रपोजल के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, ये मार्क बना हुआ है, मतलब इसके पीछे भी कुछ देखना है। तो कोई व्यक्ति कहे कि उसे कहाँ नहीं है तो वो क्यों देखे, तो इसका नहीं है। मतलब कि एक्सेप्टर की ड्यूटी है कि उसने प्रपोजल को पढ़ा है, मतलब उसने यदि ऐसा कोई मार्क है बना हुआ जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि उसने उन टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ लिया है और उसके ऊपर भी उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। देखिए जैसे अपन अपने कपड़े तो ड्राई क्लीन के लिए सभी देते हैं, तो ड्राई क्लीनर को जब अपन कपड़े देते हैं ड्राई क्लीन के लिए तो वो उसके अपने को एक रिसिप्ट देता है, तो उस रिसिप्ट को के फ्रंट पर तो उसका नाम और वो कितने कपड़े वगैरह ये लिख देता है, और उसकी बैक साइड में वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई रहती है कि जैसे कि यदि 10 दिन में माल वापस नहीं लिया, कपड़े वापस नहीं लिए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कपड़ों के कलर यदि फेड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है तो वो उसके लिए लाइबल नहीं है, और वो जो भी हर्जाना देता है तो कि वो एक निश्चित अमाउंट लिख देता है कि वो इससे अधिक का हर्जाना नहीं देगा। तो इस तरह से वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकता है। तो उसने ये तो हो गया उसका रिसिप्ट, और उसके बैक पर लिख रखा है और आगे कुछ ना कुछ निशान बना रखा है, तो कोई व्यक्ति ये कहे कि उसने तो पीछे की शर्तें नहीं पढ़ी है तो ये नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसने पीछे की शर्तें पढ़ ली है और पढ़कर कर ही अब उसने अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए हैं। तो इस तरह से ये प्रस्ताव का संवहन हुआ माना जाएगा, चाहे उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, परंतु द टर्म्स एंड कंडीशंस में भी कम्युनिकेट टू द अदर पार्टीज, तो ये मानी जाएगी कि उसने पढ़ ली है। तो अब इसमें पार्कर वर्सेस ऐसी रेलवे कंपनी
कंपनी का भी केस आता है कि पार्कर ने ऐसी रेलवे कंपनी से वो ट्रैवलिंग कर रहा था, तो उसने अपना बैग उस कंपनी के रेलवे कंपनी के लॉकर में रखा और लॉकर में से उसका बैग चोरी हो गया। तो चोरी होने पर उसने 24 पाउंड 10 शिलिंग के लिए केस किया, परंतु जो कंपनी थी उसने पहले ही लिख रखा था कि वो केवल 10 पाउंड तक का ही हर्जाना देगा, कंपनसेशन उससे ज़्यादा की पूर्ति नहीं करेगा। परंतु पार्कर ने वो जो उसको रिसिप्ट मिली थी उसके पीछे जो कंडीशंस लिखी हुई थी वो उसने नहीं पढ़ी, और उसने नहीं पढ़ी तो इसका मतलब हो गया कि उसने जब वो कंडीशंस नहीं पढ़ी और उसने माल रख दिया, तो उसने केस किया कि उसने कंडीशंस उसको नहीं बताई गई थी, तो उसको ये हर्जाना मिलना चाहिए, परंतु उसको नहीं मिला क्योंकि उसने इस बात के लिए, जबकि आगे मार्क बना हुआ था, एरो बना हुआ था और उसकी ड्यूटी थी कि वो एरो बना हुआ था, मतलब पीछे भी देखे, तो इस आधार पर उसको कोई भी हर्जाना प्राप्त नहीं हुआ। तो ये अपन देखेंगे कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, यदि कुछ उसका साइन है इम्प्लाइड रूप से कैसे भी, तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टर ने वो टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है इट मे बी प्रपोजल और स्टैंडिंग प्रपोजल। अब ये अपन देखेंगे कि कोई भी प्रपोजल है वो दो रूप में हो सकता है। कई बार आप देखते हो कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप देखते हो इनवाइटेड टेंडर्स निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। तो ये जब आमंत्रित की जाती है तो इसका मतलब हो गया कि जो टेंडर भर करके प्रस्तुत करते हैं तो उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है, और प्रस्ताव दिया है तो उसके लिए उसको जिसने भी टेंडर इनवाइट किया है वो उनमें से किसी भी टेंडर पर अपने प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकते हैं। तो जब उन्होंने प्रस्ताव के ऊपर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि वो दो तरह के हो सकते हैं। जो टेंडर है वो जब पास किए जाते हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है प्रपोजल। तो प्रपोजल के रूप में अपन कह सकते हैं कि जब किसी ने उस प्रपोजल में या उस टेंडर में एक निश्चित टाइम पीरियड पर सर्टेन जो क्वांटिटी खरीदी जाएगी और उसका प्राइस वगैरह जब डिसाइड कर दिया जाता है तो उसके बारे में माना जाएगा कि ये टेंडर एक प्रपोजल के रूप में है, मतलब इसको एक सर्टेन प्रपोजल के रूप में माना जाएगा। परंतु जो टेंडर की जो सूचना है तो उसमें खरीदी जाने वाली जो मात्रा है वो एस्टिमेटेड क्वांटिटी बताई जाती है और एस्टिमेटेड अमाउंट बताया जाता है। तो जब एस्टिमेटेड अमाउंट में बताया जाता है तो उसको अपन स्टैंडिंग या चालू प्रस्ताव कहा जाता है। तो स्टैंडिंग और चालू प्रस्ताव का मतलब हो गया कि इसमें एस्टिमेटेड मात्रा बता दें, जरूरी नहीं कि वो एक बार में ही सप्लाई हो, तो वो सुविधा के हिसाब से उसको अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग उसकी आपूर्ति की मांग कर सकता है, और जो अलग अलग मांग की जाएगी वो हर एक अलग प्रपोजल होगा और उस प्रपोजल के रूप में उस प्रपोजल के ऊपर उसकी स्वीकृति मानी जाएगी। इसमें भी अपन देखते हैं। तो अब ये जो दोनों पक्षकार हैं तो इसमें अपन देखेंगे कि जो टेंडर देने वाला है तो वो इसको माल खरीदने के आगामी आदेश के पूर्व, मतलब जो आदेश दिया जा चुका है उसकी तो वो सप्लाई लेगा और देगा, परंतु उसके बाद में वो उसको उस टेंडर के सप्लाई के लिए उसको मना कर सकता है, और दोनों ही पक्षकार उसके लिए मना कर सकते हैं, मतलब उस टेंडर को वो वहीं पर समाप्त भी कर सकते हैं। तो इसमें अपन एक केस देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय वर्सेस चांद कुंवर का केस है। तो ये काफ़ी चर्चित केस है। अब इसमें कि जो मामले में जो एक पुलिस अधीक्षक जो टेंडर था जेल अधीक्षक ने स्वीकार किया था और वो चांद कुंवर ने नाम के व्यक्ति ने टेंडर भर करके दिया था। तो इसमें एक निश्चित अवधि तक निश्चित मात्रा में कोयले की सप्लाई करनी थी, परंतु उसमें असमर्थता प्रकट कर दी गई। तो जो माल की सप्लाई करनी थी तो उसके बाद में माल की कीमत में कुछ वृद्धि हो गई। तो माल की कीमत में वृद्धि होने पर उसने अपीलार्थी ने उसकी क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत किया कि
क्योंकि उसे माल को बाजार से ऊंची कीमत पर खरीदना पड़ा, तो उसके ऊपर क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत किया गया। तो उसने कहा था कि जो अपीलार्थी है मतलब चांद कुमार है, उसने ये बोला कि ये एक स्टैंडिंग प्रपोजल है, स्टैंडिंग प्रपोजल में उसे अधिकार है कि वो एक सप्लाई के बाद में कभी भी मतलब एक सप्लाई हो गई या 2 सप्लाई हो गई या सप्लाई नहीं भी हुई है तो भी वो उस प्रस्ताव को कैंसिल कर सकता है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को वो आगे पूरा करने के लिए बाउंड नहीं है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि उन्होंने टेंडर को स्वीकार कर लिया था, परंतु वो जो सूचना थी वो एक स्टैंडिंग प्रपोजल के रूप में थी। और स्टैंडिंग प्रपोजल में सपोज करिए कि उन्होंने जैसे 100 किलो माल के लिए किसी ने ऑर्डर किया और 100 किलो माल के लिए स्टैंडिंग प्रपोजल के रूप में माल हुआ, तो उन्होंने जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया उसके बाद तो फर्स्ट प्रपोजल सपोज करो उन्होंने 20 किलो जो माल है उसकी सप्लाई के लिए दिया, वो पूरा कर दिया। सेकंड दिया वो भी 20 किलो के लिए दिया, परंतु थर्ड दिया वो सपोज करो वापस 20 किलो के लिए दिया, तो उसने उस थर्ड वाले के ऊपर अब एक्सेप्टेंस नहीं देता या उसको पूरा करने से इनकार कर देता है। तो वो कारण कोई भी हो सकता है, जैसे बाजार में मूल्यों में वृद्धि हो सकती है, माल की सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी एक्सटर्नल कारण कोई भी हो सकता है, तो वो इसके लिए मना कर सकता है। तो ये अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, वो एक स्टैंडिंग प्रपोजल हुआ, उसके बेस पर उसके आधार पर छोटे छोटे कई प्रपोजल के रूप में उसकी उस माल की सप्लाई हो सकती है। तो इसको कभी भी बीच में इसको कैंसिल किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए पार्टी बाध्य नहीं मानी जाएगी। तो बच्चों इसमें अपन देखा कि जो पक्षकार है वो टेंडर 2 रूपों में हो सकता है, प्रपोजल के रूप में और स्टैंडिंग प्रपोजल के रूप में हो सकता है। अब अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टर को बांधने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब इस रूप में कोई भी प्रपोजल नहीं होना चाहिए कि यदि वो उसके ऊपर उसकी सहमति उसको बाउंड करे कि वो उसकी सहमति दे ही दे, क्योंकि प्रपोजल दिया जाता है सामने वाले पक्षकार की सहमति, और सहमति भी कैसी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार की कार स्पेसिफिक कोई कार खरीदने के लिए प्रपोजल दिया कि वो उसकी एक कार खरीदने के लिए उसको मालूम था कि वो कार बेचना चाहता है, तो वो उसकी कार खरीदने के लिए प्रपोजल देता है और साथ में ये लिख देता है कि यदि उसने 2 दिन में कोई जवाब नहीं दिया तो वो मानेगा कि उसकी तरफ से सहमति है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने 2 दिन की जो बाउंडेशन दे दी है कि यदि उसने नहीं दिया तो माना जाएगा कि उसकी सहमति है। तो इस तरह का जो उसने प्रपोजल दिया है ये बाध्यकारी प्रस्ताव माना जाएगा, इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो 2 दिन में किसी भी कारण से यदि सहमति नहीं देता है तो वो उसको इम्प्लाइड मानी जाएगी। तो ये इस तरह का जो प्रस्ताव दिया जाता है वो प्रस्ताव बाउंड करने वाला होता है, उसको प्रपोजल के रूप में नहीं माना जाएगा। तो बच्चों ये अपन ने देखा कि प्रपोजल से संबंधित कुछ वैलिड लीगल रूल्स है, वो उसकी डिटेल मैंने आपको शॉर्ट में बताई। तो प्रपोजल किस रूप में देना चाहिए, कौन दे सकता है, कैसा होना चाहिए, इसकी अपन ने जानकारी दी। थैंक यू।